गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तरकाशी से। गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए हैं। अन्नकूट और गोवर्धन के दिन कपाट बंद किए गए। दोपहर 12:14 का मुहूर्त था और इसी मुहूर्त में जो कपाट हैं उन्हें बंद किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। 15 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। आज विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए दोपहर 12:14 पर बंद कर दिए गए। इस मौके पर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान हर हर गंगे, जय मां गंगा के जयकारों से धाम गूंज उठा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। 12:14 का मुहूर्त था और उसी मुहूर्त पर कपाट बंद किए गए हैं। गोवर्धन का मौका है और इस शुभ दिन में जो गंगोत्री धाम के कपाट हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। 15 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जो वहां के स्थानीय श्रद्धालु रहे वो भी बड़ी संख्या में पहुंचे। गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो बंद हो गए हैं। 12:14 का मुहूर्त था और इसी मुहूर्त पर कपाट बंद किए गए हैं। अगर वहां के माहौल की बात करें, तस्वीरों की बात करें तो पूरा धाम जयकारों से गूंज उठा। आज से गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो बंद हो गए हैं। 12:14 पर कपाट बंद किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे। 15 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए। 12:14 का मुहूर्त था। 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। और बात की जाए उस दौरान की तस्वीर की तो जो स्थानीय श्रद्धालु थे वो पहुंचे थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। तौर पे सुबह से आज मां भगवती गंगा की पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई थी 4 बजे से, और उसके बाद लोगों ने निर्माण दर्शन किए और भगवती गंगा के हजारों श्रद्धालुओं के साथ उनकी डोली को यहाँ से मुखवा के लिए विदा कर दिया गया है। और मां पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो देवी मंदिर में 4 किलोमीटर पहले रात्रि निवास करेगी। सारी रात को कीर्तन भजन चलेगा और हम 3 तारीख को सुबह अपना वहाँ पर महाभंडारा होता है, उसमें जो है हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और भंडारे को प्राप्त करने के बाद, प्रसाद प्राप्त करने के बाद हम सभी लोग मुखबा के लिए रवाना होंगे और 3-4 बजे तक मुखबा पहुंच जाएंगे। शीतकालीन प्रवास के जो दर्शन है मां पतित पावनी गंगा के वो वहीं पर सुलभ हो पाएंगे। सारे देशवासियों से मेरा निवेदन, आप वहां पधारे और मां गंगा के दर्शन का लाभ ले। धन्यवाद। आज मां गंगा के कपाट 12:30 पर, लगभग 12:30 पर जो है मां गंगा के कपाट जो है शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। और आज बहुत ऐसा दृश्य कहते हैं जिसको कहते हैं कि मां गंगा आज अपने जो है मायके के लिए जो है प्रस्थान जो है मुखी मठ मुखमा में आज प्रस्थान कर चुकी है। और आज जो है बड़ा ऐसा दृश्य है, बहुत जो है अच्छी यात्रा जिसको कहते हैं। लगभग दोनों धाम में 15 लाख से ऊपर यात्री इस समय आए। बहुत सारी जो दिक्कतें थी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम लोग इस पर पूरे चिंतित थे। जो दिक्कतें इस समय आई, इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शीतकाल में बैठकर जो हमारे प्रधान सचिव हैं, जो आपदा से है, जो हमारे 4 धाम से संबंधित हैं, उनके साथ बैठकर कि भविष्य में इस तरह की दिक्कत ना आई। और बहुत बड़ी दिक्कत हमारे पास है, जो बड़ीती से गंगोत्री तक 100 किलोमीटर का ऑल इधर रोड की जो सड़क है वो चौड़ी। अभी मैं मौजूद हूँ गंगोत्री धाम में। जो मां गंगा की जो कपाट है वो सभी श्रद्धालुओं के लिए आज बंद कर दिए गए हैं। इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष जो यात्रा है वो काफी अच्छी यात्रा रही। 12-13 लाख से ऊपर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में यात्रियों ने दर्शन किए हैं। अभी जो मां गंगा के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं। जो मां गंगा की जो झलसा है वो आर्मी बैंड के साथ और स्थानीय लोगों के साथ मुखबा के लिए रवानगी हुई। जो आज जो रात्रि जो विश्राम होगा वो देवी मंदिर मार्कंडे में होगा, जहां पर कीर्तन भजन तमाम वहां पर व्यवस्था की जाएगी। और भैया दूज के अवसर पर जो शीतकालीन जो प्रवास है वहां के मुखबा के लिए, मुखीमठ के लिए जो मां गंगा की जो डोली है वो रवानगी होगी और वहां पर शीतकालीन जो यात्रा होगी, पूजा अर्चना वहां पर सभी श्रद्धालुओं के लिए 6 माह वहां पर दर्शन होंगे। जनतंत्र के लिए उत्तरकाशी से सुमित कुमार।
तो वही केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सेक्शन में है। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया। इस सूची में 40 कांग्रेस के नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई नाम शामिल है। स्टार प्रचारकों में करीब सभी विधायकों को शामिल किया गया। इन नेताओं की टीम में उत्तराखंड के उत्तर केदारनाथ विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करने का होगा। देहरादून दिल्ली के बीच बंद रहे इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टंडन ने कहा कि जल्दी इस कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा, जिसमें अभी तक 95% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के लिए कहा गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर के बनने से दोनों राज्यों के बीच की जो दूरी है कम होगी और आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलने लगेगा। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गढ़वाल क्षेत्र के लिए नेशनल हाईवे के क्षेत्र में ये एक बड़ी सौगात भी है। तो केदारनाथ चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में भले ही गुटबाजी देखने को मिल रही हो, लेकिन पार्टी के नेता ऑल इज वेल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो पार्टी के सभी नेता केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी की सरकार में केदारनाथ के लोगों ने विकास न होने का तंज झेला है। कांग्रेस इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। जो उन्होंने घोषणा ये पहले भी कहा है कि मंजिल सभी नेताओं की पहले दिन से एक ही थी। उनके रास्ते बस अलग अलग थे और हाईकमान का काम ही यही होता है कि सबको बैठाकर उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और सबको बताना कि अनंतो गत्वा जाना, सबने एक ही मंजिल पर है। तो मोटो या एम या गोल कहें तो सारे नेताओं का एक ही था, वो था किसी तरह से हैट्रिक हम मार दें, हम बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ जीतें। एक भी मेरा नेता ये नहीं चाहता था कि केदारनाथ में कुछ भी उठापटक हो। तो कहीं ना कहीं मतभेद होते ही होते हैं जब बड़ी पार्टियां होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। उन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से के बीच से एक रास्ता निकले और सब एक सहमति पर कायम हो, वो खूबसूरत। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार यात्रा में हुए मिसमैनेजमेंट को भी विपक्षी तक मुद्दा बना रही है। विपक्ष के इन हमलों को कम करने के लिए बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र वशील ने कहा कि शारदा में यात्रा शुरू होने के दौरान कुछ चीजों में रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कत सामने आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर अधिकारियों ने बेहतर काम किया, जिसमें यात्रा का सफल संचालन रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि आपदा के दौरान कुछ परेशानियां जरूर आई थी, लेकिन ये मॉनसून सीजन था और ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं बाधाएं जरूर बनी हैं, लेकिन सीएम धामी के कुशल नेतृत्व में यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया है। आपने देखा होगा कि प्रारंभिक दौर में तो भीड़ इतनी अधिक आ रही थी, यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, लंबे लंबे जाम लग रहे थे। इसीलिए बार बार जो कहा जाता था कि हम सीमा के अंदर आएँ और अपना पंजीकरण करके आएँ, और जैसी स्थितियाँ सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरण को भी। तो ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया, लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई हैं उससे थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पर है। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भू कानून को लेकर किए गए वादों को दोहराना शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा किया, आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम किया है। इसी के साथ ऐसा सशक्त भू कानून होगा कि भविष्य में कभी भी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा।
बता दें कि उत्तराखंड राज्य में इन दोनों सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी भू कानून को लाने की मांग कर रहे हैं। लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे अच्छा कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने वाला है। मुझे लगता है वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के चलते खेल विभाग में महंगे उपकरण और अन्य संसाधनों की खरीद चल रही है, जिससे अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो और उनको आरोपों का डर ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण लगाया गया। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि जागरूकता के अभाव में अधिकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगने से डरे नहीं, बल्कि अपना काम ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के साथ करते रहे। ये शिविर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत खेल अधिकारियों और कार्यालय कर्मियों के लिए लगा है। इसके जरिए युवा प्रतिभागियों को ईमानदारी नैतिकता से कार्य करने के साथ साथ किसी दूसरे के भ्रष्टाचार में मध्यम नहीं बनने के तरीके सिखाए गए हैं। कि आपको विदित है कि हमारे नेशनल गेम्स बिल्कुल अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं और आज हम लोगों ने चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई है, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी को कहूँगा कि जो कि क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में, तो किसी प्रोक्योरमेंट को करने में या कोई बड़े काम को करने में जब कोई ऐसा आता है तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी हमारी टीम को। हमारी टीम में कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसको लेके आज विजिलेंस की टीम आई थी। उन्होंने प्रिवेंटिव विजिलेंस पे जो भी बातें होती है वो की और हमारे लोगों ने उनसे प्रश्नोत्तरी भी करी। तो ये आज का एक मुख्य हमारा था और ऐसे हमारे आने वाले समय में बहुत सारे और कार्यक्रम होंगे लगभग हर 10। वहीं केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हरिद्वार में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा महोत्सव में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एनएमसीजी हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में करता है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्वता को उजागर करना और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। ये कार्यक्रम का 8वां संस्करण होगा। पहली बार ये नदी के किनारे मनाया जाएगा। यह आयोजन गंगा बेसिन वाले राज्य के 139 जिलों में जिला गंगा समितियों द्वारा भी मनाया जाएगा। तो वहीं चमोली में विश्व धरोहर फूलों की घाटी शीतकाल के लिए बंद कर दी गई है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों और वन्य संपदा की सुरक्षा को देखते हुए पार्क प्रशासन की तरफ से अभी 5 ट्रैप कैमरे घाटी की जरूरी जगहों में लगाए गए हैं, ताकि इन कैमरों से घाटी में हो रही हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। दरअसल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क हर साल 1 जून को खोली जाती है और 31 अक्टूबर को बंद कर दी जाती है। फूलों की घाटी को आम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। वह इस साल अभी तक घाटी में करीब 19,436 पर्यटक पहुंचे, जिसमें 330 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। इससे पार्क प्रशासन को 39,39,250 रुपए की आय प्राप्त हुई है। खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर के ऊपर बनाया जा रहा निर्माणाधीन पुल अचानक गिर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे के दौरान कोई मजदूर पुल के ऊपर कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए हादसे में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विपुल सैनी ने बताया कि पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। गंग नहर में छोड़े गए पानी के तेज बहाव के कारण एक तार खुलने की वजह से पुल नीचे गिरा। उन्होंने कहा कि अन्य कोई जनहानि नहीं हुई। हमारा एक निर्माणाधीन पैदल सेतु जो कि गंग नहर पे पीर बाबा के पास बनाया जा रहा था, उसकी बॉटम कॉर्ड का कार्य चल रहा था। तो रात जो पानी हमारा नहर में छोड़ा गया, उसकी वजह से उसमें जो झटका लगा उसके वीटी कॉलम को, तो वो एक रस्सा उसका जो है हमारे एंकर ब्लॉक से वो शायद खुल गया
उसकी वजह से थोड़ा हमारा बॉटम कॉर्ड जो है वो थोड़ी सी पानी में आ गई है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम का नुकसान हुआ है। वैसे उसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई है और थोड़ा सा टाइम हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। अभी वो निर्माणाधीन पैदल सेतु था जिसकी बॉटम कॉर्ड का कार्य चल रहा था। खबर लेक्सर से है, जहां दुकान से घर जा रही शराब कारोबारी पर दिन दहाड़े बाइक सवार 3 युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कारोबारी ने घर में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचाई। दिन दहाड़े गोली चलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कारोबारी ने 2 युवकों को नामजद करते हुए 3 के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस भी आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। अजी सुबह मैं अपने ऑफिस में बैठा जाके, ऑफिस में 4-5 लड़के थे, ये वहाँ मेरी कैंटीन में बैठे शराब पीते। कैंटीन वाला मेरे पास आया उठा के कि भैया ऐसे ऐसे वो दुकान उसमें कैंटीन में टॉयलेट कर रहे हैं अंदर ही। मैंने कहा भाई क्या ड्रामा है, हाँ तुम्हारे बैठने के लिए बना रखा है, तुम शराब टॉयलेट क्यों कर रहे हो। बस ये हो गया। मैंने उन्हें उठा के क्या नाम दो थोड़ा सा, मैंने कहा भाई चलो अपने घर चलो, बहुत खा पी ली तुमने और अपने घर जाओ। बस इतने होने के बावजूद मैं तो अपने सुबह से बैठा ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अब मैं लंच के लिए घर आया था। घर आते सर जैसे मैंने गेट खोला है अपना, गेट खोलते हुए धड़ 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 8-10 फायरिंग हुई है। ठीक है जी, एक मेरे एसी में भी लगी है, 2-3 गेटों में भी लगी है। ठीक है, इतनी गुंडागर्दी का नाम जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जो गुंडागर्दी बहुत तरह का कहाँ तक जो एक आम आदमी ही का नाम जो है सुरक्षित नहीं रह पाओगा तो क्या होगा क्या नाम है अजी। तो वहीं हरिद्वार के लक्सर मार्ग पर मिसरपुर क्षेत्र और शिव विहार कॉलोनी में हाथियों का झुंड सड़क और गलियों में घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि हाथियों की इस गतिविधि से क्षेत्र के लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। कई जगह हाथियों ने नुकसान किया। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग को सूचित किया। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो वहीं रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के नकला इमारती में खनन कारोबारी पर फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड और एक शूटर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और तमंचा भी बरामद हुआ है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में एक गुलाम साबिर नामक व्यवसायी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिस पर एक व्यक्ति वारिस को गोली लगी थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया था और इसमें अभियोग पंजीकृत किए गए थे। जो अभियुक्तों के पकड़ने को लेकर लगातार प्रयास हम लोग कर रहे थे। इस प्रयास में बहादुराबाद थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हुआ था, उसको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। उसी से पूछताछ के बाद कुछ अन्य नाम प्रकाश में आए थे और कल से आज सुबह तक लगातार पुलिस के प्रयासों से 5 अन्य अभियुक्तों को पकड़ा गया है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सुधीर, जिनके द्वारा ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, जिसके द्वारा लोगों ये जो हमारे मुलजिम हैं उनको इकट्ठा करके इसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने शामपुर क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा किया है। 29 अक्टूबर को चंडी घाट के पास खत्ता बस्ती में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी ने अपनी बहन के साथ हो रहे अत्याचार से नाराज होकर अपने चीचा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी लट्टू बहन के साथ मारपीट को लेकर पहले से ही चीचा से रंजिश रखता था। इसी कारण विवाद बढ़ा और आरोपी ने डंडों से पीट कर अपने चीचा की हत्या कर दी। अक्टूबर को थाना श्यामपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें खत्ता बस्ती जो चंडी घाट के पास में है उसमें एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी। और पुलिस के द्वारा जब मौके पर पहुंच के जब इसकी पूरी पहचान की गई तो उस मृतक का नाम दुर्गेश था, पुत्र रमोकार। पुलिस के द्वारा तत्काल इस संबंध में तहरीर ली गई और जो आगे जांच में बात संज्ञान में आई थी कि इसका जो अपने साले से एक विवाद चल रहा था। जो इसका साला है वो अपनी बहन के साथ हो रही ज्यादती के से इससे लड़ाई करते हुए उसके द्वारा मारपीट के बाद इसकी हत्या कर दी गई थी। अक्टूबर को
हल्द्वानी की कुसुमखेड़ा स्थित उजाला हॉस्पिटल भी डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत के मामले में हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उचित चिकित्सा की कमी और डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण उनके परिजन की जान चली गई है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती के दौरान उन्हें लगातार गुमराह किया गया। 5 दिनों तक अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि मरीज का इलाज किया जाएगा, लेकिन छठे दिन उन्हें बताया गया कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं है। बहरहाल परिजनों में खासा रोष व्याप्त है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर नहीं था तो उन्होंने हमको नहीं बताया कि हमारे पास चेस्ट का डॉक्टर, हमारे पास परमानेंट डॉक्टर यहाँ पे है करके। ठीक है, उन्होंने कहा हम बाहर से बुलाते हैं। ठीक है, अब उस वक्त तो उसको चेस्ट की दिक्कत हुई, उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। कितने दिन से आप लोग वहाँ पे थे? हम लोग देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ। ठीक है, मैं तो ड्यूटी में था। ठीक है, मैं ड्यूटी से आता था, देखता था उसको। ठीक है, तो जो भी था देखता था। घर में उनका मेरे मामा का लड़का है। ठीक है, तो उसमें ये थी अगर आपके पास चेस्ट का फिजिशियन नहीं था, चेस्ट का डॉक्टर नहीं था, आपने बताना चाहिए था हमको पहले। जो लड़का मरा है ये मेरा छोटा भाई है चचेरा। इसमें क्या कहते हैं, डॉक्टरों ने पहले कहा 12 घंटे में होश में आ जाएगा, फिर कहा 24 घंटे में, फिर कहा 48 घंटे, फिर कहा 72 घंटे में। 72 घंटे बाद जब हमने इनसे पूछा क्या हुआ, तो इनने कहा नहीं, पेशेंट सही है, बिल्कुल स्थिर है, आप लोग मत ले जाइए, बेफिक्र रहिए। फिर इनने 25 तारीख से एडमिट था, फिर 30 तारीख के दिन ये लोग अचानक बोले आप पेशेंट को यहाँ से लेके जाएं। तो इनसे पूछा गया क्यों, इनके द्वारा कहा गया कि इसके चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया और हमारे पास चेस्ट का कोई भी डॉक्टर नहीं है। हम यहाँ पे लगभग पिछले 10 साल से देख रहे हैं इस हॉस्पिटल की स्थिति। यहाँ पर आए दिन शिकायतें रहती है। तो यहाँ पर हम अब छोटे भाई को ले गए यहाँ 25 तारीख को। उसके बाद इन्होंने यहाँ उसका आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन करा। सर में चोट लगी उनके। ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने बोला कि स्थिति ठीक है, अब कोई बात नहीं, स्थिति ठीक है। तो वहाँ पर हमारे अपने परिजन रहते थे। वहाँ पर परिजन रहने के बाद 3 दिन बाद उसकी स्थिति आई कि उसके लंग्स में दिक्कत बताने लगे ये लोग। फिर कभी कहने लगा हार्ट में दिक्कत है, कभी किडनी में दिक्कत बताने लगे। हमने कहा ठीक है, इलाज करिए आप। तो उसके बाद क्या हुआ, इलाज करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हम इलाज कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और हमें तो जानकारी कुछ होती नहीं इस मामले में। एक छोटा भाई डॉक्टर है, तो उसको बुलाया हमने। जब उसने रिपोर्टें देखी हैं, रिपोर्ट में देखा कि इसके लंग्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।